हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा एंड मैं आया हूँ आपके लर्निंग मंत्रा पे इकोनॉमिक्स की टीचिंग के लिए। आप और हम साथ मिलकर एक कोर्स कंप्लीट करेंगे क्लास 12 का, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हमें दो पोर्शंस कंप्लीट करने हैं जिसे हम क्लास 11th में करते थे। फर्स्ट वॉज माइक्रो इकोनॉमी एंड सेकेंड वॉज स्टैटिस्टिक्स। वैसे ही क्लास 12th में भी हमें दो पोर्शंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक रहेगा हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी और सेकंड रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें जो पढ़ना है वो रहेंगे सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड। हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा मनी एंड बैंकिंग, ये सब यूनिट वाइज चल रहे हैं। थर्ड रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ हम लोग स्टडी करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड फिफ्थ यूनिट हमारी रहेगी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोर्स की शुरुआत हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें लगती है, कुछ ग्राफ्स रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देन हमारा सेकेंड पोर्शन स्टार्ट होगा, वो रहेगा इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ओके, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस दैट इज 1947 से 1990 के एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। सेकंड हमारा रहेगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो चैलेंज आज भी इकोनॉमी फेस कर रही है। और थर्ड रहेगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें हम कंपेयर करेंगे इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्रीज को, जैसे पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि हमारा प्रैक्टिकल कैसा रहेगा, उसकी फाइल्स कैसे तैयार होती है, वाइवास कैसे होते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2023 और 24 के सेशन में, तो आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। मतलब अराउंड का पेपर आपका रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग से बनेगा। ये क्या होता है हम आपको समझाते जाएंगे जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड 18 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा अप्लाइंग बेसिस बनेगा। आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे, आप टेक्निक्स, नॉलेज, स्किल्स आपकी चेक की जाएगी। ओके, और लास्ट हमारा 18 मार्क्स का पेपर थोड़ा आइडियाज पे, इंफॉर्मेशंस पे और एलिमेंट ऑफ पैटर्न्स पे बनेगा। इसका जो तरीका है करने का वो हम सीखेंगे बाद में। लेट अस स्टार्ट कि हमें पढ़ना कैसे। अगर हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो हम नेशनल इनकम के पूरे टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, क्यों निकाल जाता है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो नेशनल इनकम पे काम करती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक, फ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, टू सेक्टर मॉडल और मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमी में हम जो देखते हैं कि कैसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके प्रिकॉशंस, ये सब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपका नेशनल इनकम में। बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी एंड बैंकिंग में हम मनी के फंक्शन, मनी का मीनिंग, मनी का जो सप्लाई है वो पढ़ेंगे। फिर करेंसी जो हेल्ड बाय द पब्लिक या फिर नेट टाइम डिपॉजिट या कमर्शियल बैंक के बारे में। हमारे पास दो बैंक्स रहेंगे, एक हमारा रहेगा कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शंस और सेकंड रहेगा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। तो हमें इसे डिटेल में डील करना होगा, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और बात करें बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑल दिस थिंग्स हम लोग बैंकिंग को तो बहुत डिटेल में ही जाने वाले हैं। बात करते हैं वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, जो बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये तो टफ है, ये बनता नहीं है, थोड़ा दिक्कत आती है, हम इसको बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे। ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जनरली आप जब क्लास 11th में थे तो आप लोग बस ये सुनते थे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बट अब उसका चैप्टर स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे। प्रपोज्ड टू कंज्यूम, प्रपोज्ड टू सेव, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, full employment, involuntary unemployment, problem of excess demand and deficit demand, measure to correct the challenge in government spending, taxes and money supply and all these things। बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ग्राफ्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। बजट की बात करें तो बजट जनरली आप इस वर्ड को जानते ही हैं क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो आपने वर्ड तो सुन रखा होगा बजट।
बजट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल का होता है जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट मतलब जो राज्य होते हैं उनके बजट होते हैं, और एक सेंट्रल मतलब पूरे देश का बजट होता है। तो हमारे कोर्स में बेसिकली यूनियन बजट दिया गया है, तो हम यूनियन के बजट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स और जो उनकी क्लासिफिकेशन है, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू, है ना, जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डिफिशिएंट बजट, ये मेजर ऑफ गवर्नमेंट जो डिफिशिएंट बजट होते हैं सब पढ़ने पड़ेंगे। बात करें एक और चैप्टर की, तो वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम सुनते लगता है कुछ पेमेंट का बैलेंस बाकी है, देना या लेना, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अकाउंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, कि आपकी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कितना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में कितना हुआ। तो पीओपी इज जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो सिस्टमेटिकली हर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है बिटवीन रेसिडेंट कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज के बीच में इतने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर होते हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट पे वो बनाया जाता है। उसके बाद इसके सरप्लस क्या होते हैं, मतलब सरप्लस हुआ तो आंसर कैसे होगा, मतलब पॉजिटिव हुआ तो, अगर इस अकाउंट में आंसर डिफिशिएंट हुआ तो क्या करेंगे। इसी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं या आपकी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री से आते हैं, तो ऑब्वियसली कि हमारा जो रुपी है इंडियन करेंसी, वो अमेरिका में तो एक्सेप्ट होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलते हैं। तो हमें अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो कराने के तरीके क्या होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती है जो ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है, ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के क्या मेरिट्स होते हैं, है ना, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जर्नी अराउंड लंबी रहेगी थोड़ी सी, है ना, वीडियोस हमारे शॉर्ट, हम आपको थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे क्वालिटी के साथ। तो हम कंसर्न रख के आपके साथ स्टडी स्टार्ट करिए। वीडियोस शॉर्ट होंगे लेकिन हाँ क्वालिटी के साथ होंगे, आप हर चीज़ को डिटेल में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम अगले वीडियो में उसको आपसे क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्नी इकोनॉमिक्स से। ओके, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, या मैक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली एक बात समझना, दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। ये दोनों जो वर्ड हैं ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, माइक्रो भी और मैक्रो भी। मैक्रो की बात कर रहे हैं तो MAKROS इसका प्रोनाउन वहाँ पे स्पेलिंग होता है, जिसको बाद में MSCROS करा है, मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है बिग, एग्रीगेट, लार्ज। जब भी आप किसी बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे स्टडी करते हैं, एग्रीगेट मतलब सबको मिला के स्टडी करते हैं, या लार्ज लेवल की इकोनॉमिक वेरिएबल पे स्टडी करते हैं, वो मैक्रो का पार्ट होता है। ओके, तो मैक्रो का मतलब हमको बिग लेवल पे, लार्ज लेवल पे और एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमिक स्टडी करना है। इकोनॉमिक स्टडी मतलब हर वो स्टडी जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक स्टडी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो उसकी हमको स्टडी करना है। सेकंड बात कहूँ कि ये मैक्रो, बिग, लार्ज, एग्रीगेट, तो क्या चैप्टर्स भी वैसे ही है। हाँ, पहले चैप्टर का नाम ही देख लो, नेशनल इनकम। किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम काउंट नहीं करना है, इंडिविजुअल सिटी की या स्टेट की इनकम काउंट नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, है ना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरे कंट्री में सारे सेक्टर्स की डिमांड और पूरी कंट्री में सारे सेक्टर्स की सप्लाई, है ना। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एक इंडिविजुअल किसी घर के लिए, किसी शहर के लिए, किसी जिले के लिए नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर पूरे इंडिया के लिए होता है, एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे होता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब बड़ी बातें। या बात करें मनी एंड बैंकिंग तो बड़ी बातें। या बजट की बात करें तो यूनियन बजट, पूरी कंट्री का बजट। तो आप देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में आपको बिग, एग्रीगेट और लार्ज लेवल की स्टडी करना है इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, तो हम लोग वहां स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है इस चैप्टर में, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि शब्द कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और हम इसके साथ ही देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी की स्ट्रक्चर क्या है, ढांचे क्या है, मतलब मैक्रो किन चीजों से जुड़ के बनता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होने वाली, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। आप एक बात समझना, जब भी आप किसी को कोई पैसे देते हो या लेते हो तो उस केस में आप नोट छापते नहीं हो। आप इंस्टेंट ऐसा नहीं करते कि नोट छाप के किसी को पैसे दे रहे हो या ले रहे हो, है ना। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस देके, और पैसा यहाँ से वहाँ फ्लो हो रहा है।
मतलब सा समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल सुनना, मैं एज ए टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है जी। अब मुझे जो सैलरी मिली वो मेरे लिए इनकम हो गई। हाँ, उस इनकम को ले जाकर मैं किसी डॉक्टर को देता हूँ जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मैंने मेरी इनकम को फ्लो कर दिया उस डॉक्टर के पास, उन डॉक्टर साहब ने मुझे सर्विस दे दी, मेरी हेल्थ की जो भी उनको सर्विस दें तो दे दी है। अब उन्हीं डॉक्टर साहब को अपने घर के लिए गेहूं या आटा चाहिए था, उनने किसी फार्मर से कांटेक्ट करा, उन्होंने उसी इनकम को उठाकर उस फार्मर को दे दिया, उनसे गेहूं या आटा कुछ भी ले लिया। तो अगर आप देखें ध्यान से तो कुछ स्पेशल नहीं हुआ। मेरी इनकम पहले डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर की इनकम फार्मर के पास गई, वो फार्मर के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन फार्मर ने स्कूल में बच्चों की फी पे कर दी, तो वही इनकम अब स्कूल के पास आ गई और स्कूल ने हम जैसे टीचर्स को सैलरी दे दी। तो देखा जाए तो हम में से किसी ने नोटों को छापा नहीं, प्रिंट नहीं करा है, हमने एक दूसरे की जरूरतों को फुलफिल करा है, या गुड्स देकर या सर्विस देकर, और वही इनकम एक सर्कल के फॉर्म में घूमते जा रही इकोनॉमी के अंदर। तो ये हमें पढ़ना होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। फिर हम इसके साथ पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट जो बेसिक लेवल पे है जिसे डील करना जरूरी है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट, देखो अगर आप बोलते हो नेशनल इनकम तो पहले आपको नेशनल की डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। जो मैप आप देखते हो वो पॉलिटिकल मैप है, वो इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक वहां से भी 24 नॉटिकल माइल आगे तक जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और कहाँ तक हम कुछ भी करते हैं या कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारे नेशनल का पार्ट बनता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे हम लोग जाएंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सॉरी गुड्स, जो हमको फाइनल गुड्स पढ़ना है, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ना है, कंजम्पशन गुड्स पढ़ना है, कैपिटल गुड्स पढ़ना है। बच्चे इन चीज़ों को भी रट लेते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे गुड्स होंगे, नहीं रटना नहीं है, हम एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, यूजेस के बेसिस पे दिखाएंगे कौन से गुड्स हैं, मतलब यूज करने के ऊपर डिपेंड करेगा गुड्स कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल हमको ये सब पढ़ना रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही रुकता हूँ।